यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बैंकिंग। ये क्लासेस फ्री क्लासेस हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को तैयार करते हो इकोनॉमी को लेकर, और इससे आपको डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली 90% क्वेश्चंस को टैकल कर सकेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में। इन क्लासेस में इतनी ताकत है, ठीक है। तुम बस इस चीज़ मैंने समझा दी आसान भाषा में। जस्ट अ सेकेंड, अब मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं आज बैंकिंग से, ठीक है। अब बैंकिंग में अगर हम देखें तो बैंकिंग मैंने इसमें एक चीज़ डाली हुई है, वो है पार्ट 1, ठीक है। मैं पार्ट में क्यों डाला गया है, क्योंकि देखो बैंकिंग ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया है, उसको मैंने पार्ट वाइज बांट दिया है, ठीक है। अब इस चीज़ में एक चीज़ समझना कि मैं चाहता तो इसको एक ही क्लास में कवर कर सकता था, जो कि मैं करने वाला भी था, लेकिन एक चीज़ मैंने समझी कि अगर मैं एक क्लास में इसको कवर कर दूंगा तो आप सभी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास आज मिली है सुबह 9 बजे के टाइम पे, आपको आज का दिन मिल गया, कल का पूरा दिन मिल गया, इसको अच्छे से रिवाइज करो, समझो अच्छे से, और इसके बाद आपको जो अगले परसों के दिन आपको सेकंड क्लास मिलेगी, यानी एक दिन अल्टरनेट छोड़कर, ठीक है। तो आपको ये क्लास मिलेगी तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए मैंने बैंकिंग को पार्ट वाइज बांटा हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 में हम ये पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम भारत की बैंकिंग संरचना, ठीक है। और बैंकिंग संरचना से अच्छा वर्ड होगा इसके लिए क्या, आपका वित्तीय प्रणाली, ठीक है। इसको हम देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये भारतीय वित्तीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को, फाइनेंस को किस तरीके से चलाते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि किस तरीके से हम, जैसे अपनी घर की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे, उसमें एक लॉकर रहेगा, खर्च करने वाला होगा, सब्जी लेने वाले आप होंगे, घर में कोई आपको पैसा देगा तो आप सब्जी लेके आओगे। तो ये चीज़ जो फंक्शन चलता है, ये पूरा वित्तीय प्रणाली, इसको सिस्टम बोलते हैं, वित्तीय प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको हम देश के स्तर पर देखें, भारत के स्तर पर देखें, तो इसको भारतीय वित्तीय प्रणाली बोलेंगे, ठीक है। अब भारतीय वित्तीय प्रणाली में दो टाइप्स की क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है हमारी बैंकिंग, ठीक है। सेकेंड होती है हमारी गैर बैंकिंग, ठीक है। नॉन बैंकिंग भी हो सकते हो, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आपके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एनबीएफसी बोलते हैं इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब बैंकिंग को हम यहाँ पे पढ़ने वाले, हम एनबीएफसी को भी पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में या उससे भी अगली क्लास में, ठीक है। उसको देख लेते हैं, जैसे हाँ नेक्स्ट क्लास से पार्ट 2 रहेगा ये। पार्ट 2 में हम इसको पढ़ेंगे, और पार्ट 1 में हम ये पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, वाणिज्यिक सहकारी चीज़, ठीक है। अब पहले हम थोड़ा इतिहास देख लेते हैं, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली का इतिहास कैसा रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी और आपका इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेंगे। अ, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो मैं हर तरीके के जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हर चीज़ को सोच कर माइंड में सभी फैक्ट्स को इधर से देखता हूँ, ठीक है। कई सारे नोट्स होते हैं, उनको भी मुझे पढ़ना होता है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी की दूसरी कोचिंग्स के नोट्स पढ़ूंगा। मैं उनके नोट्स को देखता हूँ, जहाँ मुझे अच्छे फैक्ट्स लगते हैं मैं उनको उठा लेता हूँ, अच्छे डायग्राम वगैरह लगेंगे तो मैं उसको मैं अपने पीपीटी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से हमको अच्छा कंटेंट मिल रहा है वो हम आपको डिलीवर कर रहा है। जैसे अभी मैं इसमें रमेश सिंह है आपका, और 2 या 3 बुक और हैं, और 1-2 कोचिंग के नोट्स हैं, वो मैं सब शामिल करके आगे लेके चल रहा हूँ, जो कि प्रीलिम्स की क्या है, आपकी डिमांड है 2026 के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जितना मुझसे हो रहा है मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जब मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ तो आपका क्या है, कमेंट करके जाया कीजिए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ क्लास में कोई कमेंट नहीं कर रहा है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ तब करना है, और लास्ट में तो लिख के जाना ही है कि आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। लास्ट के लिए टाइम ना हो तो अभी लिख के जाओ, वीडियो देखते देखते, क्लास को देखते देखते जल्दी से लिखो अब, आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो। अब इसको पढ़ते हैं हम। भारत में सबसे पहला बैंक वर्ष 1770 में कौन सा आया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फर्स्ट आपको फैक्चुअल है, फिर भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। सीमित देयता पर आधारित भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक, ये पहला बैंक हो गया, ये पहला वाणिज्यिक बैंक हो गया। अब बैंक और वाणिज्यिक बैंक में क्या डिफरेंस होता है उसको हम आगे समझेंगे। सिंपल सा अभी फैक्चुअल के रूप में याद रट लो थोड़ा सा, ठीक है। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, ये पूछा गया अभी क्वेश्चन है, ये आपके उत्तराखंड पीसीएस में एक बार पूछा गया था, और आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। अवध कमर्शियल बैंक पूछा गया, और बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, तो फर्स्ट बैंक कौन सा हो गया अपना, फर्स्ट बैंक कौन सा था यहाँ पे, 1717 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। सेकंड बैंक कौन सा हो गया हमारा, पहला वाणिज्य बैंक अवध कमर्शियल बैंक। थर्ड क्या हो गया हमारा, 1854 में पहला भारतीय द्वारा स्थापित पंजाब नेशनल बैंक, यानी जो ये दोनों स्थापित किए गए थे वो अंग्रेजों द्वारा किए गए थे, ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए थे। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है कि भारतीयों द्वारा पहला बैंक कौन सा था, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। आपका इसका फोर्थ पॉइंट है,
सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है अभी इस टाइम पर नाउ? भारतीय स्टेट बैंक, SBI, जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। एक भी पर्सन ये नहीं बोल सकता अभी हमसे आके कि मैंने SBI का नाम नहीं सुना है। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ आपको SBI देखने को मिलेगा। बस 1921 में क्या हुआ, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी। आपको पता है प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ थी? बंगाल में थी, बॉम्बे थी, मद्रास थी। बड़ी फेमस है, पॉलिटी पढ़ोगे इन तीनों से बच के कहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है। को मिलाकर इंपीरियल बैंक को स्थापित किया गया, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और इंपीरियल बैंक को स्थापित कर दिया गया। 1955 में क्या किया गया, इस इंपीरियल बैंक को इसका नेशनलाइजेशन किया गया और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, भारतीय स्टेट बैंक। ये हमारे फैक्ट्स, ठीक है। पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सेकंड, हमारा वाणिज्य बैंक पहला वाणिज्य बैंक कौन सा था? अमर कमर्शियल बैंक था। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? भारत द्वारा पहला स्थापित बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था। फोर्थ पॉइंट कौन सा था? सबसे बड़ा इस टाइम पर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है हमारा? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI है। 1921 में क्या किया, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ठीक है, को मिलाकर क्या किया गया, इंपीरियल बैंक बना दिया गया। 1955 में क्या किया गया, 1955 को तीनों को मर्ज कर दिया गया। सॉरी, मर्ज तो पहले कर दिया गया था। इसको क्या किया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, इसको समझते हैं, ठीक है। अब बैंकिंग के थ्रू बढ़ते हैं, हम यहाँ पे एक बैंकिंग को पढ़ देंगे। अब बैंक कितने टाइप्स की होती है? बैंकिंग मुख्यतः 2 टाइप्स की होती है, वाणिज्यिक और आपकी गैर वाणिज्यिक। इसको सहकारी बोल सकते हो, इसका सेकंड नाम है कि गैर वाणिज्यिक, गैर वाणिज्यिक, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, करना चाहोगे, क्योंकि PPT आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ना कि जो मैं लिखते जा रहा हूँ इस पे, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। तो गैर वाणिज्यिक बोल सकते हो, इसका सेकंड नाम सहकारी भी बोल सकते हो। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल, ये नॉन कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब वाणिज्यिक को भी 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, अनुसूचित और गैर अनुसूचित, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा ये। अब बैंकों का मूल वर्गीकरण क्या था हमारा? बैंक्स को बांटा हमने 2 पार्ट्स में। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इन सभी बैंक्स के ऊपर इसके सिमिलर RBI बैठा हुआ है। जो डायरेक्ट पैसा नहीं देता, वो बैंकों को पैसा देता है, ठीक, बैंकों का बैंकर है, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट पढ़ा था हमने, अच्छे से याद होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। ये है पहला क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक का सीधा मतलब क्या होता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, कि हमको फायदे के लिए वो खोलते हैं। और फायदा कैसा होता है, लोग उसमें पैसा जमा करते हैं, ये उसको इन्वेस्ट करते हैं और कहीं पे, और लोगों को भी ब्याज मिलता है, तो इसलिए वो जमा करते हैं, उनकी सेविंग्स होती है, वो FD करेंगे तो ये चीज़ें, ठीक है, वो लोन देंगे, लोन पर इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए लाभ मिलता है। गैर वाणिज्यिक बैंक क्या होती है, जैसे सहकारी बैंक क्या होती है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना कभी नहीं होता, जैसे सहकारी बैंक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब विनियमन और ये पढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ वापस आते हैं हम इसी स्लाइड पर। अब 2 पार्ट्स में हम इसको बांटते हैं, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अनुसूचित का सीधा सा मतलब समझेंगे और गैर अनुसूचित का, ठीक है। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अब ये होता क्या है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, ये है आपका सामने, ठीक है, जस्ट इसके बाद भी होगा ये पार्ट्स बटे हुए बात एक ही है। अनुसूचित बैंक होते हैं, हमेशा याद रखना, इनसे क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, इसी से क्वेश्चन बनेगा, कभी भी बदल सकता है। मान लो अगर 2026 में क्वेश्चन नहीं आया ना, 2026 में क्वेश्चन नहीं है ना, 2027 में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा पक्का, इस चीज को समझ लो। तो अनुसूचित का मतलब होता है जो RBI अधिनियम हम पढ़ चुके हैं। RBI की स्थापना किससे हुई थी? RBI एक्ट 1934 से, कि दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होती है, सूचीबद्ध यानी इसको लिस्ट किया जाता है, तो उन बैंकों को बोलेंगे आप अनुसूचित। निगम होना चाहिए, प्रदत्त शेयर पूंजी कम से कम 500 करोड़ होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए यहाँ पे आपकी? 500 करोड़ होनी चाहिए, तो यह याद कर लेना कि शेयर पूंजी कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, RBI एक्ट 1934 के अनुसार RBI के पास आरक्षित निधि बनाए रखना आवश्यक है, कि हम एक रिजर्व बनाए रखेंगे, एक परफेक्ट, जैसे कि CRR था, SLR था, ये इससे अलग रिजर्व होता है। ये इससे अलग रिजर्व क्या होता है, हम उसको रखते हैं, रिजर्व को अलग रखते हैं, किसके लिए? कि 1% हम अलग से खुद के पास रखेंगे, RBI के पास रखेंगे। तो उस किसके लिए रखते हैं कि मान लो अगर बैंक बर्बाद हो गया, तो उस पैसे से हम जो लोगों के पैसे जमा हैं उनको वापस कर सकें, ठीक है। बैंक अगर दिवालिया घोषित हो जाता है बैंक का, तो ये चीज़ें तब अपनाई जाती हैं। अब गैर अनुसूचित बैंक क्या होती है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको उलट कर दो कि 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध थी अनुसूचित वाली, ये नहीं होती है, हम क्या सूचीबद्ध नहीं होती,
सीमित परिचालन करते हैं, विदेशी मुद्रा में लेन देन ना करने जैसे प्रतिबंध भी लागू हैं। इन पर रेस्ट्रिक्शन लगे रहते हैं कि आप जो फॉरेन करेंसी उसमें लेन देन नहीं कर सकते, ठीक है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार आरक्षित निधियों की आवश्यकता बनाए रखना जरूरी है। ये भी आरक्षित निधियां बनाए रखती हैं, लेकिन किसके अंडर? आपके बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत, ठीक है। लेकिन ये आरबीआई के पास नहीं हो सकता, ठीक है। आरबीआई के पास नहीं है, ये बैंकिंग रेगुलेशन किसके एक्ट अंडर करते हैं? 1949 के अंडर, ठीक है। इसको हमने पढ़ लिया, वापस आते हैं हमने, ठीक है। ये खत्म कर दिया। हम दो चीज़ समझ गए, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अब आप अगर सहकारी देखोगे तो हर सहकारी दो पार्ट्स में बटा होता है कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित। ग्रामीण सहकारी में जाओगे तो इसमें भी क्या है? अल्पावधि और दीर्घावधि, ठीक है। तो सहकारी दो पार्ट्स में बटी है, सहकारी अनुसूचित और गैर अनुसूचित, ठीक है। और वाणिज्य की भी कितने पार्ट्स में बटी है? अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अब गैर अनुसूचित और अनुसूचित ये पार्ट्स, ये हमने जो टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दावली, इसको समझ लिया। अब समझना आसान होगा, सिंपल सा समझो, आगे चलते हैं। भारत में बैंकों का विनियमन और वर्गीकरण को समझते हैं, ठीक है। नियामक कौन है हमारा? हम पढ़ चुके हैं, आरबीआई है पहले से, ठीक है। इसको समझाने की जरूरत है ही नहीं। भारत में सभी बैंकों का विनियमन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंडर होता है, ठीक है। आरबीआई एक्ट अलग है, यहाँ पे हम लिस्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं बैंक को, सभी को करते हैं, लेकिन जो रूल और रेगुलेशन होंगे, बैंक किस तरीके से काम करेंगी, कैसे करेंगी, संभालता आरबीआई है, लेकिन किस एक्ट के अंडर संभालता है? तो वो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम। तो इसमें कंफ्यूज कभी मत होना कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर संभालता है या 1949। तो बैंकों के लिए यही है, इसका नाम ही से समझ जाओ आप, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, ठीक है। इस चीज से आप समझ जाया करो जी। ये है, जैसे देखो, सिंपल सा, जस्ट सेकेंड, ये है आपका पार्ट, ठीक है, पूरा। ये सहकारी बैंकों का विनियमन दो कानूनों से होता है, ठीक है। सहकारी बैंक पे हम जाएंगे अभी, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा हम वाणिज्य को देखें, उसका होता है सहकारी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1955। इसको हम याद रखेंगे जब हम सहकारी बैंकिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझना। अब और पढ़ते हैं हम, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक हमने पढ़ लिया था। अब वाणिज्यिक में अनुसूचित और गैर अनुसूचित को पढ़ते हैं कि कॉमर्शियल जो बैंक्स होती हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे लेके बताऊंगा आपको, सॉरी। तो वाणिज्यिक बैंक का मतलब क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक भारत में सबसे पुराने और सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान है। वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं। जमा स्वीकार करने का मतलब क्या है? उनकी बैंक्स में आपके खाते होते हैं, ठीक है। बचत खाता, जमा खाता, मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे समय मांग और जमा मांग, ठीक है। और इन निधियों का कुछ हिस्सा उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। सिंपल सा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। इनके कार्य क्या होते हैं? प्राथमिक कार्य होते हैं जमा स्वीकार करना, अकाउंट्स खोलना, अग्रिम ऋण देना, लोन देना। सेकंड है चेक एकत्रित करना, आपसे चेक लेंगे, चेक बुक आपकी इशू करेंगे, चेक बुक होती है ना, वो व्यय का भुगतान करेंगे, जो एक्सपेंडिचर करते हैं। लॉकर सुविधाएं देंगे, मुद्रा की आपूर्ति देखेंगे, साख निर्माण, आंकड़े का संग्रह करेंगे। ये चीज इनके कार्य होते हैं, ठीक है। अभी दो पार्ट्स में बटे होते हैं कॉमर्शियल बैंक, लेकिन एक चीज समझ लो, मैंने आपको समझा दिया। इस टाइम पर वर्तमान में भारत में कोई सा भी ऐसा नहीं है वाणिज्यिक बैंक जो कि गैर अनुसूचित हो। सभी अनुसूचित हैं, यानी 1934 की सेकंड अनुसूची में लिस्टेड हैं, ठीक है। तो कोई अनुसूचित नहीं है तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं अपन को। अगर होता तो पढ़ना, हमको ज्यादा पढ़ना पड़ता, ठीक है। अब अनुसूचित के पार्ट, अनुसूचित जो वाणिज्यिक अनुसूचित वाले हैं बैंक हैं, उसको हम देखें तो ये है, ठीक है। इतने टाइप्स की क्या होती हैं आपकी बैंक होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट होती है हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पीएसबी भी बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। सेकंड होती है निजी क्षेत्र की बैंक, थर्ड होती है विदेशी बैंक, फोर्थ होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। आपकी फिफ्थ होती है क्या? आपकी विविध बैंक। ये विविध बैंक क्या होती है, ये क्या होती है, इनको हम आसान भाषा में समझते हैं। सिंपल सा अगर लॉजिक हो, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें तो आपके मन में, मतलब आपके पास लॉजिक बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो लॉजिक से ही आपको हर चीज को कवर करना है। एक चीज याद रखना हमेशा, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज का करते हो, तो एक चीज याद रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता, वो शब्द आपने कभी भी नहीं पढ़ा, तो उस शब्द को हमेशा दो भागों में तोड़ा करो कि ये इस शब्द का अर्थ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है कि 70 से 80% चांसेस है कि आप उसके सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ये गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखना। और क्लासेस के बीच में ही ऐसे गोल्डन रूल निकलते रहते हैं, माइंड में आ जाते ही चीज हम आपको बता दें, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई वर्ड हो उसको लिंक करके देखो कि क्या ये स्टेटमेंट के साथ फिट हो रहा है, ठीक है, लॉजिक के साथ।
बिना लॉजिक के मत जाना, उल्टा सीधा करके आया होगे, नेगेटिव मार्क में चले जाओगे। और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक का सीधा सा मतलब ही क्या है, गवर्नमेंट की बैंक है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं 2 पार्ट्स, जैसे कि 100% जो स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास, या 50% से ज़्यादा यानी अधिक शेयर धारिता होती है वो गवर्नमेंट की होती है, इसलिए क्या बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। जैसे यहाँ पे होगा भी, ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी है, 12 है। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्य बैंक कितने हैं, टोटल 12 हैं। इनकी संख्या भी याद कर लेना, ठीक है। इकोनॉमी में डेटा और फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब अगर इसको मैं देखूँ वापस, निजी क्षेत्र के बैंक, सेकंड है हमारा निजी क्षेत्र के बैंक। अगर निजी क्षेत्र के बैंकों को देखूँ मैं, सिंपल सा फंडा है, जैसे कि इसमें गवर्नमेंट थी, इसमें प्राइवेट मेंबर्स होंगे, सॉरी प्राइवेट खिलाड़ी होगा कोई जिसकी बैंक होगी, यानी ऐसे बैंक जिनमें अधिकांश शेयर धारता निजी क्षेत्र की होती है। किसी प्राइवेट मालिक, उसका ओनर है जो प्राइवेट है, या सिंपल सी बात बोलूं कि 50% से शेयर धारता अधिक किसकी होगी, निजी क्षेत्र की। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना कि अगर शेयर धारता में अगर हम देखते हैं तो अगर 50% से ज़्यादा जिसकी शेयर धारता होती है, बैंक किसी भी संस्थान को लेकर चलो, किसी भी चीज़ को लेकर चलो, तो उसका अधिकार ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे HDFC बैंक और ICICI बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, सही है यहाँ पे। अब हो गया विदेशी बैंक, फोर्थ था हमारा विदेशी बैंक था, फिफ्थ था हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नहीं अभी फोर्थ ही हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा था, विदेशी बैंक हो गया, हाँ विवेक बैंक था, ठीक है। इसको हम देखेंगे। अगर हम इसको देखें, निजी क्षेत्र के बैंक खत्म हो गया हमारा। विदेशी बैंक क्या होते हैं, विदेशी बैंक वो होते हैं ऐसे बैंक जिनका मुख्यालय विदेश में होता है, यानी मान लो किसी विदेशी बैंक ने या किसी विदेशी आदमी ने बैंक ओपन की अपने कहाँ पे, जैसे न्यूयॉर्क लेके चलो, न्यूयॉर्क को लेके चलो, USA का, ठीक है। वहां पर उसने बैंक खोली, लेकिन वो ब्रांच खोलता है भारत के अंदर, कि मैं भारत के अंदर भी क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा। बिजनेस ही तो है, अगर लाभ कमाने का उद्देश्य है तो बिजनेस है, सिंपल सी चीज है कि वो हमको लोन देगा, हम उसको इंटरेस्ट देंगे, तो इसका उसके पास लाभ पहुंचता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे उसकी ब्रांच अगर भारत में है, अब ब्रांच का सिस्टम कैसे होता है, सिंपल सा माइंड में समझो कि जैसे कि SBI है, SBI का हेडक्वार्टर हो सकता है कहीं भी हो, लेकिन उसकी ब्रांचेस आपको हर जगह देखने को मिलती हैं। गलियों में उसकी ब्रांचें देखने को मिल जाएंगी आपकी, कि मोहल्ले में SBI की ब्रांच, ठीक है, जहाँ पे आप जाते हो जब जरूरत पड़ती है। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, जब कहीं पर बुक में कहीं दिक्कत आ रही हो, नाम वगैरह में फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आ रहे हो, तो आप जाते हो वहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट बार जब खाता ओपन करवाया होगा आपने, खाता खुलवाया होगा, तब वहाँ पे जाके आप गए होंगे, फिंगरप्रिंट वगैरह आपके लिए होंगे, और भी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, तब आपका किताब बन के आ जाती है, ठीक है, बचपन में। उदाहरण सिटी बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, तथा वे भारत में अपनी शाखाएं खोलते हैं। इनकी क्या है, शाखाएं इंडिया में भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विदेशी बैंक, यानी ये विदेश में इनका हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। फोर्थ आपका क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको हम यहाँ समझते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। विदेशी बैंक का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो वो है कि इन बैंकों की संख्या भारत में है, लेकिन मुख्यालय विदेशों में, समझा दी मैंने आपको। ये वर्तमान में 2022 हटा देना, यहाँ पे याद रखना 2025 तक इसकी संख्या है वो है कितनी, 44। तो यहाँ पे जरूरत क्या है आपको समझने की, जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सा, विदेशी बैंक है, विदेशी बैंक में आपको ये याद क्या रखना है कि 2022 तक तो 44 थी, ये 46 से 44 हो गई, यानी कम हो गई है विदेशी बैंक, ठीक है। ये चीजें हो गई, हाँ ठीक है। निजी क्षेत्रीय बैंक हमने पढ़ लिए। अप्रैल 2022 तक 21 थे, अभी भी 21 हैं। यहाँ पे कितने, 12 हैं। मैंने आपको ये चीजें समझा दिया है, ठीक है। अब वापस आता है ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी यहाँ पे, रीजनल रूरल बैंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC प्रीलिम्स में पूछी जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। अब मैं एग्जैक्ट ईयर याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है, और अब रिसेंट ईयर्स में नहीं, बहुत पहले पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि अब नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, उसे मना थोड़ी किया है। ऐसे बैंक होते हैं जिनको स्पेसिफिक इसीलिए खोला जाता है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या अपनी सेवाएं दें, ठीक है। तो ऐसे बैंक जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि, एग्रीकल्चर, MSME तो आप सभी जानते हो कि छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग
ठीक है। कारीगर, छोटे व्यापारी और कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवा देने के लिए होता है कि उनके अकाउंट्स खुलें, उनकी सेविंग्स हो सके, उनको लोन मिल सके। तो इन सभी चीज़ों को उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ने के लिए, यानी एक शब्द है वित्तीय समावेशन। इस शब्द का यूपीएस ने इतनी बार यूज किया है, इतनी बार उपयोग किया उसने कि आप परेशान हो जाओगे देखते देखते, अगर पीवाईक्यू आप अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, वित्तीय समावेशन। और मुख्य परीक्षा के लिए तो ये शब्द रामबाण सा साबित होता है कि पेपर में, हर एक पेपर में 2 या 3 बार यूज करके आ ही जाया करो इसको, कि वित्तीय समावेशन। गरीबों तक वित्त की पहुंच ही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। पॉलिसीज, जब भी किसी पॉलिसी के बारे में आंसर लिख रहे हो तो वित्तीय समावेशन शब्द जरूर आएगा। इसकी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट क्या है? 1975 में इसकी स्थापना हुई। कैसे हुई इसकी स्थापना? आरआरबी एक्ट 1976 के तहत। कानूनी आधार इसका अलग है, ना कि बैंकिंग रेगुलेशन 1949 है, ना कि आरआरबी एक्ट 1934 है। इसका एक्ट है 1976, आरआरबी रीजन रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 1976। उद्देश्य क्या है बता दिया मैंने। वर्तमान संख्या क्या है? 43 आरआरबीज हैं। ठीक है। कार्य क्षेत्र क्या होता है? अधिसूचित जिले होते हैं, एक या अधिक राज्य में हो सकता है। स्वामित्व संरचना, ये इंपोर्टेंट है, इस चीज को देखना आप। ये देखो, स्वामित्व संरचना अगर आप देखोगे तो भारत सरकार में इसकी जो शेयर धारिता होती है वो कितनी होती है? 50%। ये आपका 50% है। ठीक है। राज्य सरकार की शेयर धारिता कितनी होती है इसमें? 15%। और तीसरे क्या होते हैं? स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक क्या होती है कि जैसे ये क्षेत्रीय बैंक होती है, इनको, इनकी स्थापना कौन कर सकता है या स्पॉन्सर कौन कर सकता है? जैसे कि एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, आपकी आईसीआईसीआई बैंक है, और भी अदर जो बैंक का आपने नाम सुना होगा, इको बैंक का नाम सुना होगा आपने कभी भी। ठीक है, तो वो इनको स्पॉन्सर करती है, तो 35% हिस्सा इनका होता है। अब जितना लाभ होगा वो इतने ही परसेंट के बेसिस पर उनको चला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज समझो, रेगुलेशन कौन करता है? यहाँ पे आरबीआई रेगुलेशन करती है, साथ में नाबार्ड करती है। अब नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक आप बैंक मान सकते हो, लेकिन ये ऑल इंडिया वित्तीय संस्थान बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा शब्द है। अब ऑल इंडिया या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान बोलें, ये क्या होते हैं इसको हम इसमें समझेंगे। नाबार्ड को अभी इतना समझ लो कि आरआरबी का जो रेगुलेशन करता है वो आरबीआई भी करता है, नाबार्ड भी करता है। ठीक है। अभी सिंपल ये समझ लो, जैसे 2 क्लासेस आपकी खत्म होंगी, आपके पूरे जो फैक्ट्स हैं वो आपस में लिंक हो जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट लिंक हो जाएंगे। 90% जो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मैं लिंक करके अभी दे दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि उसको हम आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से 10% बचेगा, वो आपका उस हिस्से में शामिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये फैक्ट हमने पढ़ ली। यहाँ पे आरआरबी होता क्या है, वापस आते हैं। और क्या रह गया था? ये हमारा विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब विभेदित बैंक क्या होता है इसको समझते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। बार बार मैंने इसलिए लिखा है जैसे आपको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश हो, आपके पास नोट्स हो परफेक्शन के साथ। ठीक है, तो ये चीज। अब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण मैं आपको समझा चुका हूं। मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है? आपको सिंपल सा क्या बोलूं, 5 ईयर प्लान, क्या पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाई हुई हैं। ठीक है। 1955 में हम पढ़ चुके हैं। स्टेट बैंक का आपका भारतीय स्टेट बैंक का क्या हुआ? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखना, जुलाई 1969 पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया क्वेश्चन है। ये 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस टाइम पर सरकार किसकी थी? कौन थे प्रधानमंत्री? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, याद होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए कि किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पर किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया गया? 1980 में 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस टाइम पे नेशनलाइजेशन क्यों किया जा रहा था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 5 ईयर प्लान्स में। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। 11 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, एक एसबीआई है। ठीक है, तो ये याद रखना फैक्ट आपके। नेक्स्ट चलते हैं। ये पढ़ चुके। वित्तीय समावेशन के नवाचार के लिए क्या स्थापित की गई? विभेदित बैंक। दोनों से क्वेश्चन आया है, सोचो। विभेदित बैंक और दोनों से क्वेश्चन आया है, तो इंपोर्टेंस देखो इसकी। इंपोर्टेंस का मतलब क्या है? अब इन बैंक के हमको अंदर जाके इसको पढ़ना पड़ेगा। अब पहला बैंक है भुगतान बैंक और सेकंड है लघु वित्त बैंक। नचिकेत मूर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है। अब यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। अब इनकी यूपीएससी क्वेश्चन 2017 या 16 में ही क्यों पूछा गया उसको देखते हैं। वो इसलिए पूछा गया क्योंकि करंट अफेयर्स में ही यही था। 2017 में एयरटेल भुगतान बैंक
पहला बैंक था भुगतान बैंक का, ठीक है। अब ये होता क्या है, उससे पहले एक चीज समझ लो, कृषि जनगणना के अनुसार, ठीक है, अगर आपने वैसे तो मेंस में पढ़ा ही होगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए पढ़ लो कि कृषि जनगणना के अनुसार हम किसानों को 4 पार्ट्स में बांटते हैं कि उनकी जो स्थिति है वो क्या है। किसानों को सीमांत यानी 1 हेक्टेयर से कम, लघु 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर तक, अर्ध मध्यम 2 हेक्टेयर से लेके 4 हेक्टेयर तक अगर उनके पास भूमि होती है, मध्यम 4 हेक्टेयर से लेके 10 हेक्टेयर, और बड़े किसानों को किसके रूप में बांटते हैं, 10 हेक्टेयर से ज्यादा, ठीक है। तो ये है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर कहीं से भी बन सकता है, देखो, क्योंकि देखिए ये कॉमन चीजें हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको स्पेसिफिक रूप से पढ़ना हो सकता है। देखो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दिया, आपने समझा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, और स्पेसिफिक यही पूछ लिया कि लघु किसानों की जो एकदम श्रेणी बना के पूछ ली, यहाँ पे जोड़ियां बनाने के लिए कि हेक्टेयर लिख दिया यहाँ पे पूरा, यहाँ पे किसानों का नाम लिख दिया कि मध्यम किसान, सीमांत किसान, अब इनको मिलाने के लिए पूछ लिया। अब आप याद कर रहे हो कि पढ़ा तो है, सर ने पढ़ाया था, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया, अब थोड़ा माइंड ब्लर हो रहा है, 20% याद आ रहा है, और 20% के चक्कर में पता होता क्या है, रियलिटी ये है कि ऐसे क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं। गलत क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस ये भी आता है कि पता है, लेकिन रियलिटी में पता भी नहीं होता। और ऐसे क्वेश्चन की हम माइंड यही बोलता है कि अरे इसको छोड़ के मत जाओ, इसको तो हमने पढ़ा भी है, बाकी के जो कुछ क्वेश्चन उनको तो पढ़ा भी नहीं है, इसको थोड़ा पढ़ा है, इसको तो टिक करके जाऊंगा, और टिक करने के चक्कर में, क्योंकि उसका रिवीजन अच्छे से किया नहीं, उसको पढ़ा नहीं अच्छे से, भले ही मास्टर ने पढ़ाया था, टीचर ने पढ़ाया था, लेकिन नहीं पढ़ पाया। तो जो चीज़ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। और देखो अगर होती है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो वो मैं आपको बता भी देता हूँ हर बार कि ये चीज़ प्रीलिम्स में हो सकता है मुश्किल है, नहीं पूछी जाएगी। अब हम फर्स्ट भुगतान बैंक को पढ़ते हैं। भुगतान बैंक रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसको देखते हैं अब हम। तो भुगतान बैंक के लिए न्यूनतम जो पूंजी है, कैपिटल है, वो कितनी चाहिए, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। 2 स्टेटमेंट बनेंगे, अगर मुझे लग रहा है जैसा कि 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा भुगतान बैंक से संबंधित, उसमें ये जरूर आएगा कि न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की पूंजी है, और हो सकता है वो क्या करे, 100 करोड़ की जगह ज्यादा लिख दे, 150 करोड़ लिख दे, 500 करोड़ लिख दे, तो वहां पर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए 100 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। सेकंड, यूनिवर्सल बैंक के लिए कम से कम 500 करोड़ की आवश्यकता होती है। तो याद रखना, भुगतान बैंक के लिए 100 करोड़ रुपए। भुगतान बैंक की प्रवर्तक को भारत का नागरिक या कंपनी होना आवश्यक है, कि भारत की कंपनी हो या भारत का नागरिक हो। यहाँ पे 2 चीजें हैं, भारत की कंपनी या भारत का नागरिक। यानी भारत का नागरिक हो जैसे अपन लोग हैं सभी, कंपनी भारतीय नागरिक हो सकता है वो विदेशी नागरिक हो, लेकिन उसकी जो कंपनी है वो भारत में काम करती है, वो पूरी भारतीय हो, टैक्सेशन वगैरह उसका, उसके जो टैक्स जा रहा है वो भारत की सरकार को जा रहा हो, सभी चीजें भारतीय वो कंपनी हो, ठीक है, मालिक भले विदेशी हो। तो ये चीजें इसमें हैं। थर्ड है, भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार कर सकता है, यह उधार नहीं दे सकता। जमा स्वीकार करता है, उधार नहीं दे सकता। यानी ये किसके लिए बनाया गया है कि आप अपना अकाउंट में अपने पैसे को सेफ रखो, ठीक है। भुगतान बैंक केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। वो एटीएम कार्ड आपको जारी कर देगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको जारी नहीं करता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का अंतर समझ लेना। जो आप एटीएम यूज करते हो पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाके, वो एटीएम कार्ड होता है, उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपने अगर आपके पास होगा तो आपको अच्छे से पता ही होगा क्या है वो, अगर ना हो तो आप समझ जाइए कि सिंपल सा क्या होता है, उस पर हमको लोन टाइप मिल जाता है, उससे हम पेमेंट कर दें। उसमें हर बार लिमिट होती है कि जैसे जैसे उस लिमिट को हम रीच करते जाते हैं, वो लिमिट बढ़ती जाती है। जैसे मान लो कि मेरे फर्स्ट बार मेरे पास क्रेडिट कार्ड आया, उस पर 50,000 की लिमिट रहती है। जैसे क्या होता है कि मैं कुछ सामान लेने गया, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं चाहता हूँ उनको खर्च करना नहीं चाहता, मैं क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट करूंगा और 50,000 रुपये उससे कट जाएंगे, भले मेरे पास वो रुपये नहीं है। अब हर महीने मेरी जो किस्त बोलेंगे या उसको ईएमआई बोलेंगे, वो ईएमआई आती है क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। अगर मैंने उसको फुलफिल कर दिया, 50,000 रुपये है, वो टाइम टू टाइम भर दिया, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी लगता है, कुछ क्रेडिट कार्ड्स में लगता है, कहीं ऑफर मिल जाता है तो इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से लगता है। जैसे आपने 6 महीने में कवर कर दिया पूरा लोन तो नहीं लगेगा, 6 महीने से ज़्यादा ले लिया टाइम आपने तो आपका इंटरेस्ट लगने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो क्रेडिट कार्ड ऐसे काम करता है। अगर आपने उसको अच्छे से टाइम टू टाइम आपने ईएमआई से उसमें अच्छे से सबमिट कर दी, तो आपके 50,000 से क्या हो जाती है, 70,000 या 75,000 पे पहुंच जाएगी, 75,000 को मिल जाएगी, ठीक है। भुगतान बैंक केवल मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, सावधि जमा नहीं।
डिमांड में आपको समझा चुका हूँ कि कितने टाइप के क्या होते हैं, आपके अकाउंट्स होते हैं। तो मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, सावधि जमा नहीं, यानी सेविंग अकाउंट नहीं, या एफडी, इसको एफडी बोलेंगे, तो एफडी स्वीकार नहीं कर सकते कि 5 साल बाद एफडी। वो मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं कि आपका अकाउंट खोलेंगे, पैसा जमा करेंगे, जब आप डिमांड करोगे पैसे की, मुझे चाहिए पैसा, तो वो आपको दे देंगे। भुगतान बैंक एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकती। जो एनआरआई लोग होते हैं उनकी जमा स्वीकार नहीं कर सकते भुगतान बैंक। भुगतान बैंक के एक खाते में 2 लाख से अधिक जमा स्वीकार नहीं कर सकते। 2 लाख की लिमिट होती है। भुगतान बैंक अपनी जमा का कम से कम 75% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड का भी विक्रय करता है और बदले में कमीशन प्राप्त होता है। यह अपने जमा धारक को बीमा म्यूचुअल फंड का भी विक्रय करता है, यानी म्यूचुअल फंड्स को हम समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है। अभी टाइम है उस टॉपिक को आने में, लेकिन उस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम पर। लास्ट 5 साल में हर साल उससे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। उसको अच्छे से पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड समझेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक कंपनी इस टाइप की होती है, वो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाती है, क्योंकि आपके पास क्या नहीं होती, विशेषज्ञता नहीं होती, उसी को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। बाद में समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था? एयरटेल भुगतान बैंक, वही एयरटेल कंपनी। वर्ष 2018 में सरकार द्वारा देश के सभी डाकघरों को भुगतान बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। जो है डाक करते, जिसका काम सिर्फ क्या था, यहाँ से सामान ले जाना, और कहीं पर सबसे पहले काम क्या था उसका? पहले उसका सिर्फ काम था चिट्ठी ले जाना, पत्र ले जाना। उसका उसका काम क्या कर दिया हमने? उससे हम सामान भी भेजने लगे। वर्तमान आप भेज सकते हो कभी भी, और सबसे सस्ता डाक डाकघर से आप भेज सकते हो। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से। और उसको हमने क्या बना दिया, अब बैंक के थ्रू भी बांट दिया। बैंक के लिए क्यों कर दिया? जिससे क्या हो, तभी उसमें बैंक में क्या करवा सके, अपना अपना खाता खुलवा सकें। जिससे हम ये करना क्यों चाह रहे हैं हम, आप ये समझ रहे होगे कि एसबीआई है पहले से, तो क्यों कर रहे हो? एसबीआई हो सकता है कहीं किसी दुर्गम क्षेत्र में ना हो, तो भुगतान बैंक को अपने इतना, क्योंकि देखो डाकघर है वो पहले से ही स्थापित है, ब्रिटिश टाइम से ही हर जगह डाकघर मिलते ही हैं, छोटे से छोटे शहर से लेके बड़े से बड़े शहर तक। तो क्या हो, छोटे से छोटा व्यक्ति, वंचित व्यक्ति भी दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ तक कहीं सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं बैंकिंग की, तो वित्तीय समावेशन, समावेशन शब्द मैं आपको समझा चुका हूं पहले, यानी पहुंचते हैं कि पैसे की पहुंच, आपकी योजनाओं की पहुंच। अगर किसान स्वामित्व योजना से अगर पैसा आ रहा है डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, 3 शब्द हैं इसके, याद रख लेना। इसके माध्यम से आपको आ रहा है, हर 3 महीने में 2,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो 2,000 रुपये कहाँ जाएंगे? आपके अकाउंट में। 2014 से पहले तो क्या था कि बहुत लोगों के पास अकाउंट ही नहीं थे, तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने जन धन खाता योजना वाला अकाउंट खुलवाया है। तो समझ जाओ ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि भुगतान बैंकों की स्थापना क्यों की गई। 2017 में पहला भुगतान बैंक कौन सा था? एयरटेल था। ठीक है। देखो लास्ट पॉइंट तो वही था, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। अब लघु वित्त बैंक क्या होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं भाई। चलो इसको समझते हैं। लघु वित्त बैंक क्या होते हैं? नचिकेत मूल समिति, दोनों की स्थापना इसी की से सिफारिश से की गई थी। न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसमें कितनी थी? इसमें कितनी थी? 100 करोड़ रुपए। यूनिवर्सल बैंक के लिए कितनी थी? 500 करोड़ रुपए। केवल जमा स्वीकार कर सकता है, डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं। जमा स्वीकार कर सकता है, सावधि जमा नहीं, एफडी नहीं करवा सकता। एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकता। रिवीजन भी कर ले इसके तहत। स्थापना के लिए नचिकेत मूल समिति की स्थापना की थी। न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। जमा स्वीकार करने और उधार देने का कार्य करता है, ये उधार भी देता है। ठीक है। किंतु उसका मुख्य कार्य उन क्षेत्रों में आसानी से उधार देना है जहां बैंक उधार नहीं दे पाते। लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। आपने स्मॉल फाइनेंस कंपनीज का नाम जरूर सुना होगा। कैसे समझाऊं मैं आपको? अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं तो ये चीजें आपने देखा होगा। अगर आप तो बहुत बड़े क्लास से नहीं आते हो कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हो, कि आपके मोहल्ले में गरीब लोग दिखते नहीं है, यानी रुतबा टाइप में अलग ही लेवल पे आप इंसान हो, तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मिडिल क्लास से होगे तो आपके घर में भी या मोहल्ले में या आसपास आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, एक पर्सन आता है, हर सप्ताह या हर महीने आता है घर। जो मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होती हैं, पैसे सबमिट होते हैं, पैसे वहां से लोन भी मिलता है, तो उसको बोलते हैं, जो अपने साइड एरिया में बोलते हैं, उसको बोलते हैं समूह। कि समूह निकालना, क्योंकि वो समूह का क्या होता है, पूरा सभी लोग उसमें पैसे सबमिट करते हैं, अपने जमा करते हैं, निकाल भी सकते हैं, वहां से लोन मिल जाता है। ठीक है। तो एक व्यक्ति आता है, हर महीने किस्त लेके जाता है, यानी ईएमआई लेके जाता है। खुद पर्सन आएगा, आपको जमा करने की जरूरत नहीं होती, या आप बैंक नहीं जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वो खुद लेने आते हैं।
ठीक है, ये चीज़ आपने जरूर देखी होगी, अगर देखी है ना तो कमेंट कर देना यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, अभी कमेंट करो। भले ही आप लाइव ना देख रहे हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कमेंट कर दो। अगर रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे हो जल्दी से कमेंट करो, देखा है क्या नहीं, नहीं देखा तो नो करके लिख दो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे सीमांत किसानों को ऋण देना यानी लोन देना इनको, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बेसिकली जो बैंक्स हैं वो लोन नहीं देती हैं, किसके डर से? बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोई पहुँच नहीं है बैंकों की, एक तो पहला कारण। सेकंड, वहाँ पर बैंक है लेकिन वो डरते हैं कि इन लोगों को हमने अगर लोन दिया तो क्या हमारा जो लोन है वो डूब सकता है, ठीक है, खराब हो सकता है, तो क्या वो देती नहीं है। तो वह यह बैंक अपने कुल उधार का 50% ऋण अधिकतम 25 लाख रुपए तक ही दे सकता है। ठीक है, तो ये अपना याद रखना, ये बैंक अपने कुल उधार का 50% ऋण अधिकतम 25 लाख रुपए तक ही दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, लघु वित्त बैंक देख लिया, भुगतान बैंक यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, अब वाणिज्यिक बैंक हम खत्म कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो अब एक बार वापस थोड़ा सा रिवीजन टाइप में कर लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पूरा फैक्ट हमने याद कर लिया था। फर्स्ट बैंक कौन सी थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। सेकंड कौन सी थी? पहली वाणिज्य बैंक अवध कमर्शियल बैंक थी। भारतीय द्वारा पहली बैंक कौन सी थी? पंजाब नेशनल बैंक थी। फिर क्या तीन प्रेसिडेंसी थी, उनकी तीनों को मेजर करके क्या बना दिया 1921 में? आपका इंपीरियल बैंक बना दिया गया। इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या कर दिया गया? आपका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसका नाम क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हमने समझ लिया था कि दो टाइप, भारतीय वित्तीय प्रणाली दो टाइप्स की होती है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। ठीक है, बैंक दो टाइप्स की होती है, वाणिज्यिक और सहकारी। वाणिज्य बैंक में दो टाइप्स की होती हैं, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। यहाँ पे हमने समझ लिया था अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्या होता है। जैसे कि जिनकी स्थापना जिनको जो 1934 की लिस्ट सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होती हैं वो अनुसूचित, और जो नहीं होती वो नॉन शेड्यूल। ठीक है, फिर हमने ये देख लिया था पूरा वाणिज्यिक बैंक। फिर हमने समझ लिया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं, आपके ये निजी क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं, विदेशी बैंक क्या होते हैं, आपके विविध बैंक क्या होते हैं, आपके आरआरबीज क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था पूरा। ये बार बार लिखा हुआ है, इससे आपका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स होगा और आपको फैक्चुअल गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्लाइड में कहीं गलती है फैक्चुअल, जैसे हो सकता है यहाँ पे 21 की या 22 हो, वैसे पूरी चीज़ मैं चेक करके करता हूँ, लेकिन कभी क्या हो सकता है, देखो इंसान से गलती हो जाती है, तो कभी आप क्या किया करो, हमेशा कमेंट कर देना, जिससे क्या हो, आप तो सही हो ही, इससे क्या अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो गलती है वो होने से बच जाए। ठीक है, तो आप हमें मैसेज कर दिया करो कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उससे क्या करेंगे, हम उस जो कमेंट है उसको हम पिन कर दिया करेंगे। ठीक है, ऐसे पिन कर दिया करेंगे, पिन करने से क्या होगा, वो सभी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन के माध्यम से दिख जाया करेगा। ठीक है, इसका हमने समझ लिया था नेशनलाइजेशन कब कब हुआ। रीजनल रूरल बैंक हम समझ चुके थे कि इसमें क्या होता है, अपना स्वामित्व कितना होता है, भारत सरकार का 50% होता है, यही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा आरआरबी से तो। ठीक है, 15% राज्य सरकार का होता है, स्पॉन्सर बैंक का 35% होता है। रेगुलेशन कौन करता है? नाबार्ड करता है, आरबीआई करता है। कानूनी आधार क्या? आरआरबी एक्ट 1976 होता है। ठीक है, टोटल कितनी है? 43 है। संख्या ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंट है। देखो संख्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने इकोनॉमी के जो क्वेश्चन देख रहा हूँ कि फैक्चुअल भी बहुत पूछ रहा है वो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। भुगतान बैंक क्या होता है, लघु वित्त बैंक क्या होता है, हम इसको पढ़ चुके हैं। सहकारी बैंक पे आते, सहकारी बैंक का ही हमने मतलब क्या समझा था पहले ही, और पढ़ा क्या था हमने? हमने पढ़ा था सिंपल सा कि जो लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं स्थापित की गई हैं, मतलब हमको लाभ नहीं चाहिए, सरकार स्थापित करेगी ना फिर तो इसको, हाँ बिल्कुल सरकार स्थापित करेगी। सहकारिता का मतलब ही क्या होता है, लोग मिलकर आपस में, और सरकार भी इसमें सहायता करती है, लोग आपस में मिलकर बैंक की स्थापना करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सहकारी बैंक। ऐसे बैंक जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना है, ये सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। सहकारिता मेंस का ही टॉपिक है, पढ़ा ही होगा सबने, आपने सबने। ठीक है, दो टाइप्स की बैंक होती हैं, दो टाइप्स की बैंक होती हैं, अच्छे से समझना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं पूरे माइक्रो डिटेलिंग के साथ पढ़ाऊंगा, गुंजाइश नहीं होने दूंगा कन्फ्यूजन की। सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक पढ़ चुके हैं, उसको साइड कर दो, पूरा पूरा साइड। सहकारी बैंक ग्रामीण, गांव, शहर, दो टाइप्स की होती हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक क्या होती है?
एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए यहाँ पे हमको लोन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोन मिलते हैं हमको। शहरी सहकारी बैंक गैर कृषि क्षेत्र के लिए स्थापित की गई हैं। शहर गैर कृषि, नॉन एग्रीकल्चर, गांव एग्रीकल्चर, बस समझ जाओ, सिंपल सा है। यहाँ पे समझो, अगर आप देख पा रहे हो, देख ही पा रहे होगे, सहकारी बैंक पढ़ लिया हमने। इसका रेगुलेशन कैसे होता है? इसका रेगुलेशन दो टाइप से होता है। एक होता है आरबीआई करता है रेगुलेशन इसका, सेकंड राज्य सरकारें करती हैं इसकी प्रबंधन और परिचालन निरीक्षण। दो लोग करते हैं, जैसे कि आरआरबी का कौन कर रहा था? नाबार्ड कर रहा था, ठीक है। उसी तरीके से इसका रेगुलेशन होता है। दो टाइप्स की थी यहाँ पे, सहकारी और शहरी सहकारी, ये नाम एक ही हो गया, ठीक है, गलती से हो गया। शहरी की जगह यहाँ पे लिखो ग्रामीण, ग्रामीण, ठीक है, यहाँ पे गलती हुई पीपीटी में बनाते हुए चार्ट्स को, ठीक है। अब विनियमन कौन कौन करता है? आरबीआई करती है, राज्य सरकारें करती हैं, ठीक है। राज्य सरकारें किसकी, अभी हम पढ़ेंगे पूरी चीज़ों को। कार्य क्या होता है? कृषि, छोटे व्यवसायों, स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना। इसका मुख्य कार्य होता है लोन देना। लोन देने से क्या होता है? वित्तीय समावेशन। लौट लाट के वही वर्ड पहुंच गए अपन, वित्तीय समावेशन के लिए, इसलिए किया गया। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, देखो वर्ड आ ही गया वो। जमा स्वीकार करते हैं, करते हैं, सभी बैंकिंग काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं जो बैंकिंग नहीं कर, बैंकें करते हैं ये नहीं करती, सभी बैंकिंग काम करेंगे पूरा। इस चीज को समझो अच्छे से, ठीक है। अब शहरी सहकारी बैंक है, इनको क्या? प्राथमिक सहकारी बैंक राज्य सहकार सरकार सहकार समिति अधिनियम या बहु राज्य सरकार समिति अधिनियम के तहत पंजीकरण किया जाता है। अब इनका रजिस्ट्रेशन, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन लिस्ट किसमें हो रही थी? वो 1934 से हो रही थी ना, आरबीआई एक्ट, उसके तहत नहीं होता है इनका पंजीकरण। इसका पंजीकरण होता है किसके अंडर होता है? किसके अंडर होता है? ये होता है राज्य सहकार समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत होता है। अब ये अधिनियम कब आया? ये अधिनियम कभी भी नहीं आया, मतलब अधिनियम नाम है तो कभी ना कभी आया होगा, आया है, लेकिन हर एक स्टेट का अलग अलग आया है, ठीक है, समझ गए। अब इसका एक अलग है, उसको भी समझते हैं हम। ग्रामीण सहकारी बैंक दो टाइप्स की होती है, प्राथमिक सहकारी बैंक और राज्य सहकारी, प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसको समझते हैं। अब ग्रामीण थी, इसको हमने क्यों बांटा था? कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। नाबार्ड क्या करता है? आरबीआई ने अपनी पर्यवेक्षी शक्ति सौंपी है किसको? नाबार्ड को। नाबार्ड लॉट किया गया, जैसे वो आरआरबी का कर रहा था, वो यहाँ पर किसका करेगा? इनका ग्रामीण शहरी। तो यहाँ पे याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स अगर ट्रैप करेगा आपको, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो वो करेगा कि सभी सहकारी जो बैंक हैं वो नाबार्ड के पर्यवेक्षण में आती हैं, नहीं आती हैं। तब ग्रामीण सहकारी बैंक आती है, शहरी सहकारी बैंक किसके अंडर नहीं आती हैं? नाबार्ड के अंडर या पर्यवेक्षण में नहीं आती हैं। तो याद रखना, नाबार्ड सिर्फ इसका करता है। फिर शहर का कौन करता है? सिंपल था, आरबीआई करती है, और कौन करती है? तीन पार्ट्स में बांटा गया है इसको, यहाँ पे लिखा होगा पूरा, ठीक है। ये तीन पार्ट्स में बांटा गया है इसको, ग्रामीण सहकारी बैंकों को। लेकिन इसको पार्ट्स में बांटने का जो आधार है वो अलग है। कैसे? कि मान लो उनको अल्पकालिक उधार देना है, यानी 6 महीने से लेके 15 महीने तक, ठीक है, तो ये लोन होगा। तो उसके लिए क्या होगा आपका? और सेकंड दीर्घकालिक उधार, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा स्लो चल रहा है लैपटॉप अभी। अभी ठीक हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इनको लोन देना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो इसके बेसिस पर इसको दो स्तरों में बांटा गया है, अलग अलग संस्थाएं देंगी। तो संस्थाओं में इसमें क्या क्या है, इंस्टीट्यूशन में क्या क्या है, तो इसमें देखो तीन पार्ट्स में इसको बांटा गया है ग्रामीण सहकारी बैंकों को। सबसे फर्स्ट पर आता है आपकी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। सेकेंड पार्ट में आएगा ऊपर जाते हुए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सबसे ऊपर आएगा राज्य सहकारी बैंक, और उससे भी ऊपर आएगा नाबार्ड। नाबार्ड इसको पैसे देता है राज्य सहकारी बैंकों को, राज्य सहकारी बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को देती है, और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को देती है, ठीक है। अगर अल्पकालिक उधार देना है, यानी 6 से लेके 15 महीने तक का क्या उधार देना है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा का उधार देना, लंबे समय के लिए देना है, तो कौन देता है? नाबार्ड किसको देगा? राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, यानी ये अलग है, ये अलग है। ये किसको देगी? प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक को। और फिर ये डायरेक्ट लोन मिलेगा किसानों को, मिलेगा किसानों को ही, आएगा नाबार्ड से ही, लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का अलग है, लॉन्ग टर्म का अलग है, याद रखना अच्छे से, इसको छाप लेना अपने माइंड में, ठीक है।
यहाँ पे बताने वाली चीज क्या थी, वो ये थी कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप सभी, आपने नोटिस नहीं की होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, सभी जगह लिखा है बैंक। ऐसा क्यों भाई? बेसिकली ये बैंक होती ही नहीं है, ये तो समिति होती है, समूह टाइप में होती है कि लोग आपस में मिलजुल के बना लेते हैं। इसीलिए होता क्या है, ये बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंडर नहीं आती हैं। समझ रहे हो अच्छे से इस चीज को? यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PCS जो ग्रामीण स्तर की होती हैं, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर नहीं आती हैं। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना, प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और है भी। इसको समझ लिया? अब इधर आते हैं, ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ चुकी है, ठीक है। बाकी हमने सब चीजें पढ़ ली। नाबार्ड की शहरी जो सहकारी बैंक है उसमें कोई भूमिका नहीं है, कि कोई भी भूमिका नहीं है, इसको समझते हैं अच्छे से। अब ये क्या होती है, ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि उद्देश्यों के लिए। अब गैर कृषि का मतलब क्या है? लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए। किसके लिए? लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए, उद्योगों के लिए, ठीक है। अब इसका वर्गीकरण दो टाइप से किया गया है, राज्य शहरी सहकारी बैंक और सेकंड है बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक। अब बहुराज्य का सिंपल सा मतलब समझ लो, जैसे मैंने बोला था ना, वर्ड का मतलब समझा करो आप सभी। जैसे बहुराज्य यानी एक से लेके दो राज्यों में हो सकता है उसकी ब्रांचेस वगैरह, और राज्य शहरी सहकारी बैंक मतलब एक ही राज्य में इसकी क्या होगी, उसकी ब्रांचेस वगैरह होंगी, या एक ही राज्य में वो होगी, ठीक है। अब इनको भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है, गैर अनुसूचित और अनुसूचित। कैसे बांटा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ये शहरी सहकारी बैंकों का दोहरा नियंत्रण और हालिया सुधार। हालिया सुधार क्या हुआ, 2021 में इसमें संशोधन किया गया, नए सुधार किए गए, नए अधिकार यहाँ पे मिले हैं। जैसे समस्या क्या आती है, दोहरा नियंत्रण। प्रशासनिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे और बैंकिंग कार्य RBI, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था दोनों में। नए अधिकार में क्या हुआ, RBI की अनुमति से बैंक बाजार से शेयर बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटा सकती है, पहले ये अधिकार नहीं थे। RBI निदेशक बोर्ड को भंग कर सकता है। ये दो नए अधिकार मिले हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब भी करंट अफेयर्स में होता है, जब भी कोई चीज नई होती है, क्योंकि देखो ये चीज ऐसा आप बोलोगे सर ये 2021 का तो पुराना है, 5 साल हुए इसको, लेकिन नहीं, अब लास्ट टाइम का जो अपडेशन है वो 2021 का है इसका, तो ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। ये माइंडसेट से बाहर निकलोगे कि 1 साल के अंदर ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंस है वो 10 साल पुराना भी पढ़ना पड़ेगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको लास्ट के 1 साल के अंदर भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तरीका है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको हर एक टीचर जो अच्छा टीचर होगा वो आपको ये चीजें आपको अवगत कराता जाएगा इन चीजों से, ठीक है। और पंजीकरण कैसे होती है इनका, पंजीकरण कैसे होता है, राज्य सहकारी अधिनियम के तहत होता है। इस चीज को अच्छे से पढ़ना। UCB सुधारों को आगे बढ़ाना है, 2022 में MN विश्वनाथन समिति ने कहा है। क्या क्या कहा है, इन्होंने इसको पास वाइज बांटा है, इसको श्रेणियों में बांटा है, 4 श्रेणियों में। फर्स्ट श्रेणी है जो सबसे ऊपर है, वो है 100 करोड़ तक की पूंजी वाले सहकारी बैंक। सेकंड 100 से लेके 1,000 करोड़। थर्ड 1,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़। और फोर्थ है आपके 10,000 करोड़ से लेके ज्यादा। क्या ऐसे डेटा पूछे गए हैं? पूछे गए हैं, अंदर 25 का क्वेश्चन पेपर देख लो, 2023 का क्वेश्चन पेपर देख लो, वो आपको डेटा पूछ रहा है, डेटा यानी फैक्ट पूछ रहा है, ठीक है। आपसे संख्याएं पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो इसको भी अगर हम देखें तो ये हमने पढ़ लिया पूरा। राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पे होती है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पे होती है, और ग्राम स्तर पर क्या होती है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं, PCS होती हैं, जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था, ठीक है। नाबार्ड इनको क्या करती है, इनकी क्या करती है, रीफाइनेंसिंग करती है। पैसा कौन देती है, आता RBI से ही है पूरा, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका में नाबार्ड है, ना कि RBI। तभी को RBI दे रही थी, लेकिन इसमें नाबार्ड देती है, ठीक है। राज्य सहकारी बैंक को ये देगी लोन, इसको केंद्र जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में यहाँ पे आएगा। मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा अच्छे से दोबारा से, ठीक है। इसका तो एक बार रिवीजन कर ही चुके हैं हम। अरे इसको ऐसे करके कर रहे हैं हम, इसको डायरेक्ट आओ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, भारतीय बैंकिंग प्रणाली थी यहाँ पे। ये फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 70-70, ठीक है। 80-81 में क्या हुआ, फर्स्ट कमर्शियल बैंक ओपन किया हमने, कहा अवध कमर्शियल बैंक।
फर्स्ट भारतीयों द्वारा स्थापित कौन सी की? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। फिर प्रेसिडेंसी वाला क्वेश्चन था क्या? 1921 का पॉइंट क्या था? 3 बैंक थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है। तो ये रिवीजन करते जाओ, साथ साथ में बोलते जाओ माइंड में। ठीक है, माइंड में बोलते जाओ। ठीक है, तो तभी याद होगा। और क्लास के साथ याद कर लिया तो आपकी टेंशन ही खत्म। अब रिवीजन करना, याद नहीं करना है। एक जो है इम्पीरियल बैंक बना दिया गया। इम्पीरियल बैंक के बाद क्या हुआ? 1955 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ इम्पीरियल बैंक का। इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय आपका स्टेट बैंक या एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका नेशनलाइजेशन भी कर दिया गया। सेकंड क्या होगा? हमने समझा कि वित्तीय प्रणाली चलती है, फाइनेंशियल सिस्टम चलता है, दो टाइप से चलता है, एक बैंकिंग के थ्रू, एक नॉन बैंकिंग के थ्रू। बैंकिंग में क्या क्या आता है? बैंकिंग में आता है दो टाइप्स की बैंक, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में क्या होता है? दो पार्ट्स, दो टैक्स से बटे होते हैं, अनुसूचित, गैर अनुसूचित। भारत में इस टाइम पर गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एक भी नहीं है। ठीक है। अनुसूचित बैंक में हमने क्या क्या पढ़ा था? आते जाते हैं, ठीक है, पढ़ते जाते हैं पूरा। लाइट तो निकालना ही भूल गया मैं। ठीक है, ये पढ़ लो अच्छे से। ये क्या? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ये क्या बैंक होते हैं? यानी जो सरकार के अंडर होते हैं, शेयर धारता हमारी होती है 100% या 50% से ज्यादा। ऐसे ही क्या होते हैं निजी क्षेत्र के बैंक? प्राइवेटाइजेशन, यानी जिसका जो ओनरशिप है वो किस पे शेयर धारता है, वो किस पे ज्यादा है? प्राइवेट मेंबरों के पास ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी के पास है। विदेशी बैंक, मुख्यालय विदेश में है, ब्रांच हमारे यहाँ है, विदेशी बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये लिखा है पूरा। आरआरबी एक्ट 1976। इसमें संरचना क्या है? 50, 15, 35, 50, 15, 35, अच्छे से याद रखना। इस आपके सेंटर की क्या होगी? 50%, राज्य सरकार की क्या होगी स्टेट लेवल पर? 15%, और स्पॉन्सर बैंक के अंदर रहेगी 35%। रेगुलेशन कौन करता है? नाबार्ड और आरबीआई। कानूनी आधार 1976। और विवेक बैंक क्या होते हैं? भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक। किस लिए स्थापना की गई? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इसके लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए चाहिए, इसके लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए। नचिकेत मूर समिति की सिफारिश पर इनकी स्थापना की गई। केवल जमा स्वीकार कर सकते हैं, उधार नहीं दे सकते। ठीक है, ये उधार देना है जहां बैंक उधार नहीं दे पाते, यानी ये उधार दे सकते हैं, ये बैंक उधार नहीं दे सकते। दोनों में हो सकता है अंतर पूछ ले आपसे स्टेटमेंट के रूप में, तो याद रखना। उधार दे सकते हैं, ये उधार नहीं दे सकते। डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते, अंतर मैं बता चुका हूँ। एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते, केवल मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, एफडी नहीं ले सकते। भारत का पहला बैंक कौन सा था? भुगतान बैंक, एयरटेल भुगतान बैंक। भारतीय डाक भुगतान को क्या कर दिया गया? 2018 में 100% कर दिया गया स्वामित्व। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था 2017 में क्वेश्चन क्यों आया यहाँ से 16 और 17 में, क्योंकि तभी इनकी स्थापना हुई। जैसे 2017 में एयरटेल भुगतान बैंक पूछा गया, इसकी स्थापना हुई, तो क्या पूछा गया? भुगतान बैंक 2016 में। इसकी उस टाइम पर प्रोसेस चल रही थी। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स में था, इसलिए पूछा गया। सहकारी बैंक नॉन प्रॉफिटेबल होती है, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापना नहीं की जाती। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली। इसमें दो टाइप्स की होती हैं, कौन सी? शहरी और ग्रामीण। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण है। यहाँ पे क्या होती है? दो टाइप्स की होती है, इनमें दो दो लेवल्स होते हैं। क्या? एक होती है इसमें क्या? बहुराज्य स्तरीय, और एक होती है राज्य स्तरीय सहकारी बैंक होती है। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, यानी 3 स्तर होते हैं। टाइप्स नहीं बोलेंगे, 3 स्तर बोलेंगे। प्राथमिक कृषि समितियां, फिर होंगी जिला केंद्रीय, और फिर होंगी राज्य स्तर की। जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती है ग्राम स्तर पर, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर नहीं आती हैं। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया। जब शॉर्ट टर्म लोन देना होगा तो वो किस तरीके से आएगा? सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, उससे फिर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, फिर वो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। ठीक है, इसमें क्या होगा? नाबार्ड किसको देगा? राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक। इसमें भी ग्रामीण विकास बैंक, और किसानों को ऋण यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यूसीबी यानी शहरी सहकारी बैंक क्या होती है? 2 टाइप्स में बटी होती है, मैंने आपको बता दिया है। समस्या क्या क्या थी? ये थी। नए अधिकार संशोधन में क्या हुआ? ये हुआ है पूरा। कितने टाइप से बांटी थी इसको? श्रेणी 4, श्रेणी 3, श्रेणी 2, श्रेणी 1। ठीक है, को पढ़ लिया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, क्लासेस लंबी हो जाएंगी, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले अब की बार बोल रहा हूँ, आप रियलिटी में कमेंट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करो। आई विल मैनिफेस्टेशन साथ में करेंगे, साथ में ही हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, ये गारंटी है मेरी। आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स। सिर्फ 1 मिनट लगेगा बस लिखने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। प्रीलिम्स 2026, बस ये लिखते जाओ। हर क्लास में लिखोगे ना, कॉन्फिडेंस देखना, रियलिटी में देखना। ये चीज़ें साइंटिफिक होती हैं, इसको फील करना 1 महीने बाद कि क्या रियलिटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ठीक है, आपसे बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।